लेट्स स्टार्ट जनरल एनास्थेटिक। सबसे पहले जनरल एनास्थेटिक जानने से पहले हम देख लेते हैं कि एनेस्थीसिया क्या होता है। एनेस्थीसिया जो टर्म है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड एक होता है क्या, एन। एन मतलब क्या होता है, विदाउट। और एक होता है एस्थेसिस। एस्थेसिस मतलब क्या होता है, सेंसेशन। तो ये जुड़कर क्या हो जाते हैं, एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया का मतलब क्या हुआ, विदाउट एनी सेंसेशन। इसका मतलब एनेस्थीसिया वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है, सेंसेशन लॉस होता है हमारी बॉडी में। तो जनरल एनेस्थेटिक आर ड्रग विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। मतलब कि ये रिवर्सिबल लॉस करवाता है सेंसेशन का एंड कॉन्शियसनेस का। रिवर्सिबल इसलिए कि आप एक वक्त के बाद जाग जाते हैं। ठीक है। जनरली एडमिनिस्टर्ड बाय एन एनास्थेसियोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू इंड्यूस और मेंटेन जनरल एनास्थेटिक टू फैसिलिटेट सर्जरी। तो जनरली क्या करते हैं, एडमिनिस्टर कौन करता है जनरल एनास्थेटिक को, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। और वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं जनरल एनेस्थेसिया को फैसिलिटेट सर्जरी। मतलब सर्जरी के दौरान वो कौन, जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो कौन लगाते हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। उनको क्या बोलते हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। फीचर ऑफ जनरल एनास्थेटिक्स, इसमें क्या आता है, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन। इसमें कोई भी पेन टाइप की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, सेंसेशन नहीं होनी चाहिए, स्पेशली पेन। इसमें क्या होना चाहिए, स्लीप जो है हमारी वो प्रॉपरली होनी चाहिए। अब पेशेंट के अंदर क्या होना चाहिए, एमनेसिया प्रोड्यूस होना चाहिए, यानी लॉस ऑफ मेमोरी। और उसकी जो मूवमेंट है वो क्या होनी चाहिए, स्टॉप हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। या इमोबिलिटी एंड मसल क्या हो जाना चाहिए, रिलैक्सेशन हो जाना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस होना चाहिए, वो भी एकदम कम हो जानी चाहिए। तो ये जो है क्या फीचर्स क्या है, जनरल एनास्थेटिक्स के फीचर हैं ये सब क्यों जरूरी हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, मेजर सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, तभी तो आपको जरूरत पड़ेगी जनरल एनास्थेटिक की। अब हम बात कर लेते हैं स्टेज ऑफ जनरल एनास्थेसिया। तो गैडल ने 1920 में क्या किया था, प्रिस्क्राइब किया था 4 स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया। 4 तरह के स्टेज होती हैं एनेस्थेसिया में। मेनली 3 को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, 4th को आने नहीं देना चाहिए। फर्स्ट क्या होता है, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। सेकेंड होता है स्टेज ऑफ डिलेरियम। थर्ड होता है सर्जिकल एनेस्थेसिया, जहाँ पे आप क्या सर्जरी परफॉर्म करते हैं। एंड देन लास्ट होती है मेडुलरी पैरालिसिस। ओके, जो स्टेज हमको नहीं आने देनी है। तो फर्स्ट स्टेज हम देख लेते हैं, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। मतलब कि ऐसी कंडीशन या ऐसी स्टेज जहाँ पर क्या होगा, एनाल्जेसिया प्रोड्यूस हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया का मतलब होता है दर्द न होना, पेन न होना। एनाल्जेसिक्स ड्रग्स होती हैं, आपको पता ही होगा। तो इस कंडीशन में क्या क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो स्टेज है ये शुरू होती है कब और कहाँ से, और जब आप किसी को एनास्थेटिक देते हैं उसके बाद से ये स्टार्ट होती है। और ये तब तक चलेगी जब तक कि क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं हो जाता। इसमें क्या होगा, पेन सेंसेशन खत्म हो जाएगा, पेन का एहसास नहीं होगा पेशेंट को। और इसके अलावा क्या होगा, पेशेंट क्या रहेगा, कॉन्शियस रहेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इसमें एमनेसिया भी उस डेवलप होगा पेशेंट में इस स्टेज के लास्ट में। इसके बाद क्या आता है हमारा, स्टेज ऑफ डेलेरियम, स्टेज नंबर 2। तो डेलेरियम में क्या होता है, इस कंडीशन में होता है यहाँ पे कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ था वहाँ से क्या होगा, ये स्टार्ट होगा और रेगुलर रेस्पायरेशन तक ये क्या होगा, चलेगा। ये जो स्टेज है इसमें क्या होता है, पेशेंट में एकदम एक्साइटमेंट आएगी और उसका मसल टोल है क्या होगा, अचानक से इंक्रीज हो जाएगा। वोमिटिंग भी हो सकती है, इनवॉलंटरी मिस्चुरेशन भी हो सकता है इसमें। और क्या होगा, हार्ट रेट बीपी में क्या होगी, राइज हो सकती है, बढ़ सकते हैं। ये जो स्टेज है इसको कोशिश की जाती है कि इसके जो सिम्टम्स हैं उनको थोड़ा सा कम किया जाए, ताकि इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्री एनेस्थेटिक्स देते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेज नंबर 3, जिसको हम कहते हैं सर्जिकल एनेस्थेसिया। ये जो है कहते हैं 4 प्लेन्स में डिवाइड किया गया है, प्लेन 1 2 3 4। प्लेन 1 में क्या होगा, यहाँ पे जो आइज़ है उसका रोलिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे डीप स्लीप में आई का मूवमेंट होता है इधर उधर, वैसा क्या होगा, मूवमेंट होगा। फिर बात करते हैं हम किसकी, प्लेन नंबर 2 की। प्लेन 2 में क्या होगा, कॉर्नियल रिफ्लेक्स खत्म हो जाएंगे, लैरेंजियल रिफ्लेक्स भी खत्म हो जाएंगे। कॉर्नियल रिफ्लेक्स मतलब क्या, जब
आपकी आंख पर कोई भी कॉटन स्वाइप रखा जाएगा तो सडनली आईलेट क्या होंगी, फिक्स हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। उसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस। और लैरेंजियल रिफ्लेक्स मतलब लैरिंग्स एंड फेरिंग्स का, जैसे कि आप जानते हैं कि सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा अगर आप अपने माउथ के बैक को अगर टच करते हैं तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उस एरिया को बंद करने के लिए रेलिंग्स फेरिंग्स में, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लैरेंजियल रिफ्लेक्सेस। ये जो रिफ्लेक्सेस हैं दोनों क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। प्लेन 3 में क्या होगा, पीपुल स्टार्टिंग डायलेटिंग एंड लाइट रिफ्लेक्स। पीपुल साइज का क्या होगा, लाइटिंग डायलेशन चालू हो जाएगा। फिर लाइट रिफ्लेक्स क्या होगा, वो भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लाइट रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्स क्या होगा, जब पीपल साइज के ऊपर लाइट मारते हैं तो पीपल साइज की आंखें क्या होती हैं, छोटी हो जाती हैं, तो वो क्या बोलेंगे, लाइट रिफ्लेक्स। एंड लास्ट प्लेन नंबर 4 में पीपल क्या होगा, एकदम डायलेटेड हो जाएगा, पीपल जितना वाइड होना चाहिए उतना वाइड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटरकॉस्टल पैरालिसिस हो जाएगा। इंटरकॉस्टल पैरालिसिस मतलब इंटरकॉस्टल मसल्स है जैसे कि एब्डोमिनल मसल्स, वो क्या हो जाएंगे, उनका क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा, यानी कि इंटरकॉस्टल पैरालिसिस। ये हुआ हमारा लास्ट स्टेज। देख लेते हैं मेडुलरी पैरालिसिस। इस कंडीशन में क्या होगा, पीपल साइज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, बीपी क्या होगी, एकदम लो हो जाएगा, एंड ब्रीथिंग क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, कम होते होते एकदम ख़त्म तक पहुंच जाएगी, एंड फिर सर्कुलेशन एंड डेथ हो सकती है पेशेंट की। मेडुलरी पैरालिसिस क्यों बोलते हैं कि मेडुलरा ओब्लांगाटा जो ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन स्टेम का, वो आपके रिस्पायरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो वहीं पे पैरालिसिस हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, आपका जो पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी और पेशेंट डेथ हो जाएगी। हम बात कर लेते हैं उनके क्लासिफिकेशन की, जनरल एनास्थेटिक की। इसका क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल तरीके से दिया गया है। कौन से टाइप के जनरल एनास्थेटिक्स होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल तरीके से दिया गया है, और ये क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जनरल एनास्थेटिक को हम किस किस तरीके से, किस किस रूट से या कौन कौन वे से अप्लाई करेंगे हमारी बॉडी में कि ये जाकर अपना जो एक्शन है वो दे सकें। एक्शन देने का मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर पार्ट पे नहीं, थ्रू, यानी कि पूरी बॉडी पे पेन के परसेप्शन को, सेंसरी नर्व के इम्पल्स कंडक्शन को टेम्पररी और रिवर्सिबल बीइंग आपको ब्लॉक कर सकें। ये क्या कहलाता है, सिंपली क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनास्थेटिक। अगर आप देखेंगे कि क्लासिफिकेशन को, जिसको 2 टाइप्स के हैं, जो पहला टाइप है क्लासिफिकेशन है वो है क्या है, इनहेलेशनल, दूसरा क्या है, इंट्रावेनस। इनहेलेशनल और इंट्रावेनस दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको हमने पहले भी पढ़ चुका है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। सबसे पहले हम बात कर लेंगे सिंपल मीनिंग ऑफ इनहेलेशनल की। तो इसका मतलब कि ऐसे ड्रग के साथ होता है कि ऐसे ड्रग ऑफ जनरल एनास्थेटिक जिनको हम क्या करें, इनहेल करके, सूंघ करके, स्मेल करके, रिस्पायरेशन के साथ मिक्स करके हम देते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, जो या कि जो पेशेंट होगा, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताते कि एडमिनिस्ट्रेट करने की, तो उस पर्सन में क्या होगा, धीरे धीरे पेन का परसेप्शन बढ़ता जाएगा और गायब होता चला जाएगा, और वो एक ऐसे स्टेप में या ऐसे स्टेज में आ जाएगा पेशेंट जहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि इंडक्शन के बाद जो फेज आएगा आपका, उसे क्या कहते हैं, सर्जिकल एनास्थेसिया। जिसे अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप्स, दैट इज इंट्रावेनस। इंट्रावेनस जनरल एनास्थेटिक, ऐसे एनास्थेटिक जिनको हम क्या करते हैं, आईवी यानी कि इंट्रावेनस में इंसर्ट करके पूरी बॉडी में पेन के परसेप्शन को फॉर अ बीइंग टाइम्स हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, सेंसेशन को ब्लॉक कर देंगे। तो आपने देखा जनरल एनास्थेटिक को 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है इनहेलेशन, दूसरा क्या है, इंट्रावेनस। दोनों कहाँ पहुँचेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन में थ्रू आउट द बॉडी एंड अपना एक्शन शो करेंगे। इसके क्लासिफिकेशन की हम बात कर लेंगे तो ये क्या है, अकॉर्डिंगली हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इनहेलेशनल एनास्थेटिक की तो फर्दर उनको उनके स्टेट के हिसाब से, उनके स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से हम उनको क्या करेंगे, क्लासीफाइड करेंगे, जो क्या होगा, गैस के फॉर्म में या फिर लिक्विड के फॉर्म में। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर गैस जैसे कि जनरल एनास्थेटिक की हम बात करते हैं, NO यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है कि जो कि गैस के फॉर्म में होता है। अगर आप लिक्विड के फॉर्म में देख लेते हैं तो वोलाटाइल लिक्विड्स या जनरल एनास्थेटिक्स की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या आता है, इनमें आता है ईथर, हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, सिवोफ्लोरन। ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं, वो किस में प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, और ये लिक्विड जनरल एनास्थेटिक के एग्जाम्पल हैं। अब हम मूव कर लेते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन की तरफ, जो क्या है, इंट्रावेनस।
इंट्रावेनस हम क्या करना है, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करना है, एंटर करना है। यहाँ पे हमने क्या किया था, स्टेट की बात किया था। इनका जो क्लासिफिकेशन है, उनका जो सब क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है, उनके एक्टिविटी के रेट पे एंड एक्टिविटी के स्ट्रेंथ पे। अगर हम देखेंगे कि इसमें क्या किया हमने, डिवाइड किया है इंट्रावेनस जनरल एनेस्थेटिक को दो सब क्लास में, फास्ट एक्टिंग ड्रग्स एंड दूसरा क्या है, स्लो एक्टिंग ड्रग्स। और आपको क्या है, नाम से ही क्लियर है कि फास्ट एक्टिंग ड्रग्स मतलब कि ऐसे जनरल एनास्थेटिक होंगे, अगर उनको हम क्या करें, इंट्रावीनस अगर देते हैं तो ये बहुत ही रैपिडली फास्ट अपना एक्शन क्या करेंगे, शो करेंगे। एक्शन शो करने के मतलब ये है कि वो बहुत ही जल्दी अपना एनास्थेटिक रिफ्लेक्स शो करेंगे, यानी कि उस पर्टिकुलर पर्सन में जिसको आप एनास्थेटिक्स दे रहे हैं उनमें क्या होगा, पेन का परसेप्शन बहुत ही फास्ट रैपिड गैप होता चला जाएगा और वो क्या होगा, बहुत ही फास्ट अनकॉन्शियसनेस मूड में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड फास्ट एक्टिंग जनरल ड्रग। एंड स्लो एक्टिंग ड्रग्स का मतलब क्या है, ये उसी की तरह सिमिलर है, ये एक्ट तो करेगा, ये जनरल एनास्थेटिक तरह यूज भी होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू फास्ट एक्टिंग ये क्या है, स्लो हैं। स्लो होने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत स्लो है। अगर हम कंपैरेटिवली बात करेंगे तो इस कैटेगरी के एग्जाम्पल और इस कैटेगरी के एग्जाम्पल दोनों के अगर इंटरमीडिएट का देखा जाए तो ये लिटिल बिट थोड़ा सा स्लो हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। अगर फास्ट एक्टिंग ड्रग्स देख रहे हैं तो उसमें क्या आता है, थायोपेंटोन सोडियम, मेथोहेक्साइटल सोडियम, प्रोपोफोल एंड इटोमाइडेट। तो ये क्या है, फास्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं। स्लो एक्टिंग ड्रग्स में भी फर्दर सब क्लास है। इसमें क्या है, बेंजोडाइजिपिन्स, ओपॉइड एनाल्जेसिक एंड डिसोसिएटिव एनास्थेटिक्स। इसमें क्या है, बेंजोडाइजिपिन्स में क्या आएगा हमारा, डायजिपैम, लोराजिपैम एंड मिडाजोलम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओपॉइड एनाल्जेसिक की। इसमें क्या आता है, फेंटानाइल, ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है एज अ ओपॉइड एनाल्जेसिक। इसमें आता है रेमीफेंटानाइल। नेक्स्ट है डिसोसिएटिव एनास्थेटिक। डिसोसिएटिव एनास्थेटिक्स कहने का मतलब ये है कि ऐसे एनास्थेटिक ड्रग जो पूरी तरह से पेन के परसेप्शन को क्या करेंगे, ब्लॉक तो नहीं करेंगे, सेंसेशन को क्या करेंगे, कंप्लीटली ब्लॉक तो नहीं करेंगे, लेकिन ये एनास्थेटिक कंडीशन लेके आएंगे जहाँ की क्या होगा, मूवमेंट एल्टर होगा यानी कि स्लो होगा, और कोई भी गैस्चर स्टेबल हो सकता है, यानी कि गैस्चर भी फ्यूज हो सकता है, परफ्यूज हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएटिव एनास्थेटिक्स। इसमें क्या आता है, कीटामाइन। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सबसे पहले दिया या समझाया था किसने, मेयर एंड ओवरटोन। इन दोनों ने 1901 में समझाया था। इन्होंने बताया था कि जो गैसियस एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, लिपिड और वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। इन्होंने समझाया था कि मिनिमल एल्वुलर कंसंट्रेशन, ये क्या है, लोवेस्ट कंसंट्रेशन है एल्वुलाई के अंदर, जिसकी ज़रूरत पड़ती है क्या प्रोड्यूस करने में, इमोबिलिटी। किसके रिस्पॉन्स में, पेनफुल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। मतलब कि ऐसा एक मिनिमम कंसंट्रेशन जो कि पेन सेंसेशन को ख़त्म कर दे फॉर अस स्पेसिफिक टाइमिंग, उस कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन। तो ये हो गया मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन। तो ये है हमारा गाबा रिसेप्टर्स। तो ये हमारा क्या है, गाबा। ये जब गाबा अपने रिसेप्टार पे अपने बाइंडिंग साइट पे बाइंड होगा तो ये क्या करेगा, क्लोराइड चैनल को ओपन कर देगा। क्लोराइड चैनल के ओपन होने की वजह से जो क्लोराइड आयन जो है क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर से मूव करके क्या होगा, इंट्रा सेलुलर में पहुंचेगा। आपको मालूम है कि क्लोराइड चैनल का क्या करना है, क्लोराइड चैनल की एंट्री को अलाउ करना है। क्लोराइड क्या है, निगेटिव चार्ज आयन है, तो निगेटिव चार्ज के आयन की वजह से आने की वजह से तो क्या है, गाबा की वजह से ये क्या है, इसमें क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में क्लोराइड चैनल ओपन होगा, तो इसमें क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा। ये क्यों हो रहा है, गाबा होने के बाइंड होने के कारण में होता है। ये तब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक कि गाबा अपने रिसेप्टार पर बाइंड रहेगा। ही अपने रिसेप्टर को स्किप करेगा, लीव करेगा, तो वो वापस से क्या होगा, ये चैनल क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्लोराइड चैनल के ओपनली को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ पे क्लोराइड चैनल को दिखाने के लिए एक सिंगल थिन लेयर दिखाई गई है।
अब हम अगर इसी पेशेंट को जनरल एनास्थेटिक देते हैं तो जो पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकता है इनहेलेशन एनास्थेटिक का, एज पर द जनरल एनास्थेटिक रिसेप्टर क्या करेगा, गाबा के पॉइंट को पोजिशनेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से क्या करता है, काफ़ी देर तक क्लोराइड चैनल ओपन होता है। और क्लोराइड क्या है, एक निगेटिव चार्ज आयन है, उनकी एंट्री क्या होती है, काफ़ी बढ़ जाती है इंट्रा एक्सटुलर पे। जब इनकी एंट्री बढ़ेगी तो क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन का जो फेज है, जो स्टेट है, वो क्या क्या हो जाएगा, थोड़े से लंबे समय तक क्लियर रहेगा। इसमें क्या डिफरेंट होता है, अगर नॉर्मल हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है या नॉर्मल पोलराइजेशन हो रहा है तो क्या थोड़ी देर बाद क्या होगा, वापस से डीपोलराइजेशन हो सकता है, वापस से नर्व कंडक्शन स्टार्ट हो सकते हैं, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, पेन का परसेप्शन हो सकता है। लेकिन अगर हाइपर पोलराइजेशन ज़्यादा देर के लिए, पहले थोड़ा था लेकिन ज़्यादा देर के लिए है तो ज़्यादा देर के लिए क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन रहेगा, यानी कि वापस से डीपोलराइजेशन लाने के लिए हमें टाइम लगेगा। तो इस टाइम तक हमें, जब तक कि हाइपर पोलराइजेशन है, हमें नर्व कंडक्शन क्या होगा, नहीं मिलेगा, पेन का परसेप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि डीपोलराइजेशन होने की वजह से हमारे पेन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और तब तक कि, जब तक कि डीपोलराइजेशन नहीं होगा, वो पर्टिकुलर पर्सन क्या रहेगा, कॉन्शियसनेस नहीं दिखाएगा, नहीं देगा। तो यही हमारे काम करने का ड्यूरेशन है, या तब तक का समय है जब तक कि हम सर्जिकल एनेस्थेसिया परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ देर बाद जब ये चैनल क्लोज हो जाएगा, एंट्री ऑफ क्लोराइड बंद हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वापस से डीपोलराइजेशन होगा, वापस से धीरे धीरे ये होगा, कब ये होगा, रिकवरी फेज में। एनेस्थेटिक एडजंक्ट, एनेस्थेटिक एडजंक्ट आर यूज्ड टू ऑगमेंट स्पेसिफिक कंपाउंड ऑफ एनेस्थेसिया, permit lower doses of general anesthetic with favor side effect. Drug used to treat anesthetic adjunct. The following list of medication are in some way related to or used in the treatment of this condition. कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती हैं एनास्थेटिक एडजंक्ट में, हाइड्रोमॉर्फिन, फेंटानाइल, एट्राक्यूरियम, मेथोहेक्साइटल। इंट्रावेनस एनास्थेटिक्स, इसमें आता है क्या, फास्ट एक्टिंग ड्रग्स, देयर आर ड्रग विच ऑन IV इंजेक्शन प्रोड्यूस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन 1 hour brain circulation time 11 seconds. They are generally used in induction because of rapidly onset of action and anesthesia then usually maintained by inhalation agent. तो फास्ट एक्टिंग ड्रग जो होती हैं वो कैसे दिया जाता है, इनको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, और ये क्या करती हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कर देती हैं। और ये क्या करती हैं, आर्म एंड ब्रेन सर्कुलेशन का टाइम इनका कितना होता है, 11 सेकेंड का टाइम्स होता है। और जनरली यूज दिस कंडीशन रैपिडली, इनका फास्ट ऑफ एक्शन होता है, और ये क्या करते हैं, एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कर देते हैं और मेंटेन करते हैं इनहेलेशन एजेंट। एनास्थेसिक एजेंट इंट्रावीनस, इसमें हमारे क्या आ जाते हैं, प्रोपोफोल, थायोपेंटल, मेथोहेक्साइटल, इटोमाइडेट, मिडाजोलम, कीटामाइन, डेक्सैम इथोमाइडिन। Thanks for watching this video. Please like and subscribe my channel.